नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया गया है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार भी देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो एक्स पार्टी को आदेश देने के लिए क्या है दीवानी कोर्ट के अधिकार, इससे संबंधित है। और इसके अलावा किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, एक्स पार्टी को आदेश देने के लिए क्या है दीवानी कोर्ट के अधिकार, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने आ रही। दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक्स पार्टी आदेश पर दीवानी कोर्ट के पास क्या कुछ अधिकार हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में, कोई रास्ता, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान उस्मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है सिद्दीकी साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या पावर्स हैं सिविल कोर्ट के पास। देखिए, सिविल कोर्ट के पास ऑर्डर 8 रूल 10 में ये पावर है कि अगर काउंटर उसके WS के लिए ऑर्डर किया जाए और कोई टाइम फिक्स किया जाए कि उसको दाखिल करे और उस पे अगर डिफेंडेंट उसको टाइम के अंदर नहीं फाइल करता है जी और उसके बाद कई टाइम देने के बाद भी नहीं दाखिल करता है तो कोर्ट को ये पावर है कि एक्स पार्टी कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है और वो ऑर्डर बाइंडिंग होगा। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर 9 रूल 13 है उसमें प्रोविजन ये दिया गया है कि जो डिफेंडेंट है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर। वो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिंग साइड एप्लीकेशन के जरिए उसको सेटिसाइड करा सकता है। लेकिन उसमें नोटिस का मस्ट है, नोटिस को सर्विस जरूरी है। जब तक कि नोटिस नहीं होगा तब तक कि वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी कि कोर्ट को इसमें इनहेरेंट पावर है कि उसमें एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन को कंडोन करके अगर डिले है जी और या उसको एक्सेप्ट करके जी और उसको रिकॉल कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर को रिकॉल करके और मेरिट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जी जी लेकिन रिजनेबल काज होना चाहिए, सफिशिएंट काज होना चाहिए। सफिशिएंट काज को हमारे फुल बेंच की कोर्ट ने, कई फुल बेंच की कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि सफिशिएंट काज कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि जो नोटिस की सर्विस होती है वो अगर प्रॉपर नहीं है, अगर जिसको जाना है वो अनसाउंड माइंड है या माइनर है,
या फिर अगर ऑर्डर बाई फ्रॉड ऑब्टेन किया गया है, जी जी, इस तरीके से अगर ऑर्डर लेने में कोई इलीगलिटीज इरेगुलरिटीज हुई हैं, उनको अगर साबित किया जाता है तो वो सफिशिएंट काज माना जाता है। हाँ, और उन सफिशिएंट काज के बेसिस पे कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है और अलाउ करके उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास करके एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकता है और मेरिट पे प्रोसीड कर सकता है। जी। ये लीगल प्रोविजन है। चलिए एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ आए, क्योंकि सिविल कोर्ट में जब कोई मामला पहुंचता है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसके शुरुआती दौर से लेकर मामले के निस्तारण तक कोर्ट की भूमिका क्या रहती है। सिद्दीकी साहब। जी जी जी, देखिए शुरुआती दौर से लेके निस्तारण तक कोर्ट की भूमिका तो अहम होती है। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है जी। और किस एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट में उसकी भूमिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी प्रोसीडिंग में कई भूमिकाएं होती हैं। हाँ। जैसे कि नोटिस की सर्विस की भूमिका अलग होती है जी। एडवोकेट जो कमीशन जो डिस्प्यूट होती है, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, उसके कमीशन की एक भूमिका अलग होती है जी। और उसके बाद फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एविडेंस होती है, वो उनकी अलग भूमिकाएं होती हैं। और उसके बाद फिर एक फाइनल स्टेज, फाइनल हियरिंग की भूमिका होती है। तो जो पूरे ट्रायल की जो भूमिकाएं हैं उसमें कई स्टेजेस होती हैं। इन तमाम स्टेजेस के बारे में ही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को ये चीज थोड़ा आसानी के साथ समझ में आ जाए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है सुरेंद्र जी? हाँ सर जी, मेरा टेनेंट है, वो 15 साल से रह नहीं रहा, कमिश्नर सिविल कोर्ट का हो गया जी। ही इज नॉट लिविंग देयर सिंस 15 ईयर। तो केस अभी चल रहा है, तो अभी इसका मेरा आर्गुमेंट पूरा हो गया, तो फैसला बाकी है। तो मेरे को बड़ा परेशान कर रहा, वो रह नहीं रहा, मेरे 3 कमरे डैमेज सर्व हो चुके हैं। तो वो रहता भी नहीं, मैं रिपेयर भी नहीं करा सकता, बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया। कोर्ट में आता है, किराया रेंट कंट्रोल में दे रहा है। चलिए सुरेंद्र जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान रमेश यादव जी भी जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है रमेश यादव जी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे सुरेंद्र पाल जी को? अच्छा भाई, पूरी बात मैं सुन नहीं पाया कि क्या सर इनका ये कहना है कि इन्होंने एक किराएदार रखा था तकरीबन 15 वर्ष पहले, और उसका ये केस सिविल कोर्ट में चल रहा है। उसने कब्जा नहीं छोड़ा है, हालांकि वो उस मकान में रहता भी नहीं है, कब्जा उसके पास है, हालांकि वो समय समय पर किराया भी अदा करता है। ये उस प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो इस संबंध में कितना वक्त इन्हें लग सकता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है ऑलरेडी? अच्छा, ऑलरेडी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो हर स्टेट का अपना अलग अलग है जी। लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां का लेकिन कॉमन चीजें ये है कि 2 चीजें होती हैं। जैसे किसी किराएदार को, ये ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन बात है कि 2 ग्राउंड होते हैं किसी किराएदार से आप मकान को खाली करा सकते हैं। एक तो है कि आपकी बोनाफाइड नीड हो, यानी आपने किराए पर दिया, अब आपको एक बोनाफाइड नीड हो कि हम बोनाफाइड नीड्स मतलब कि आपको अपने यूज में उसके इस्तेमाल की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि आप उसको खाली करा के महंगा अधिक किराया वसूलने के लिए दूसरे को देते हैं, ये बोनाफाइड नीड नहीं मानी जाएगी। बोनाफाइड नीड हो। दूसरा है कि वो किसी तरीके किराए देने में डिफॉल्ट कर रहा हो, और या फिर आपके मकान को किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा हो, डिस्टर्ब। 2 ग्राउंड्स पर मुकदमा वहां दायर होता है जी। तो यही 2 मेन ग्राउंड है इविक्शन के खाली कराए जाने के। नहीं, इन कॉलर का ये भी कहना है सुरेंद्र पाल जी का, रमेश यादव जी, ये जो बात आपने कही है कि अगर मकान को क्षति पहुंच रही हो, इनका ये कहना है कि 15 वर्षों से मकान बंद पड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में वो किराएदार कुछ समय के लिए वहां पर रहा, तब से खाली है, और ऐसे में उन 3 कमरों की हालत बेहद जर्जर होती जा रही है। तो इस संदर्भ में क्या वो कुछ कदम उठा सकते हैं? हाँ, मेंटेनेंस और उसके निर्माण के लिए भी वो उसको बेदखल कराया जा सकता है। और जैसा कि ये कह रहे हैं शायद पेंडिंग भी है मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो 2 चीजें हैं, अगर वहां सिविल कोर्ट में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो रेंट कंट्रोल के तहत हर स्टेट की अलग अलग स्थिति है, जो भी वहां
जहां पर मुकदमा दायर है संबंधित न्यायालय में। तो एक तो ये है कि हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन ये ला सकते हैं कि साहब हमारा मामला इतने दिन से पेंडिंग है और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, हम परेशान। तो हाई कोर्ट टाइम बाउंड एक डायरेक्शन दे देती है 6 महीने 4 महीने के अंदर इस मामले को निस्तारित कर दिया जाए गुणदोष के आधार पर। जी। तो इनके मामले का निस्तारण हो जाएगा और इनका पक्ष इनका काउंसिल रखेगा ही जिस आधारों पर। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुरेंद्र पाल जी का जो प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा, और जो तरीका रमेश यादव जी ने बताया, अगर वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी जो आपकी परेशानी है, इस परेशानी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्मृति मिश्रा अगली कॉलर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है स्मृति जी? जी सर, मेरा चेक बाउंस हो गया सर जी। मैं जो कि दी नहीं हूँ सामने वाले को, और वो 25 लाख का डाल दिया सर जी। और वो भी एक ही जगह के निवासी है दोनों, और वो दूसरे जिले में उसको डाल दिया जी। तो क्या केस एक ही जिले में जहाँ हम लोग निवास करते हैं दोनों, वहाँ ट्रांसफर हो सकता है क्या सर? उस्मान सिद्दीकी साहब, क्या ये मुमकिन है? या थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। उस्मान सिद्दीकी साहब, स्मृति जी का ये कहना है कि इन्होंने किसी को चेक दिया था 25 लाख रुपए का, और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला गया है। तो ये चाह रहे हैं कि दूसरे जिले में जाकर कोर्ट किया गया है। अगर दोनों ही पक्ष एक ही जिले के रहने वाले हैं तो क्या उस केस का ट्रांसफर उस जिले में हो सकता है जहां की ये मूल निवासी हैं? जी हाँ, वो हाँ बिल्कुल सही कहा, वो केस ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव की जाती है जी, और वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आपको हाई कोर्ट में मूव करनी पड़ेगी, और हाई कोर्ट उस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे ये ऑर्डर पास कर देगा जी कि ये पर्टिकुलर फला डिस्ट्रिक्ट में और इस डिस्ट्रिक्ट के इस फला कोर्ट में ये मैटर सुनवाई की जाएगी और वहां डिसाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है सिद्दीकी साहब? पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाता है? इस प्रक्रिया में ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव करने में, ऑर्डर होने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगता है। ये डिपेंड करेगा थोड़ा सा इनकी पैरवी पे, और हो सकता है विदिन 6 मंथ, विदिन 3 मंथ हो जाए। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। पैरवी पे डिपेंड करेगा। स्मृति जी का जो सवाल था, उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल का वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। और जो बातें अभी उस्मान सिद्दीकी साहब की तरफ से कही गई हैं, अगर उन बातों पर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी डिमांड है कि आपका केस आपके मूल जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया संभव है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हम अपने दर्शकों से बार बार अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से हम निःशुल्क कानूनी सहायता आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रमेश यादव जी, आज हम बात कर रहे हैं एक्स पार्टी को आदेश देने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्या होते हैं। आप कैसे डिफाइन करेंगे इन अधिकारों को? हाँ, अच्छा जी, न्यायालय कोई भी निर्णय, और खासतौर से जहां एक्स, आज का जो हमारा विषय है कि एक्स पार्टी एक पक्षीय आदेश देने की न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, तो मोटे तौर पर एक तो हमें सिविल न्यायालय जो है, पूरी सिविल न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा संचालित होती है, और न्यायालय को उसी के द्वारा सशक्त भी किया गया है। तो ज्यादा बेहतर स्थिति तो यही होती है कि न्यायालय दोनों पक्षों को सुन करके गुणदोष के आधार पर निर्णय दे। लेकिन न्यायालय चूंकि एक स्वतंत्र संरचना है और हमारे संविधान के अनुसार भी न्यायालय पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी पक्षकार न्यायालय में जानबूझ करके लिंगर ऑन करे, अपनी एक मुकदमा दायर करके, और उसको कहने का मतलब यह है कि लिंगरिंग करता रहे, उसको देर करे। दूसरा पक्ष भी, या दोनों पक्ष हो सकता है, कभी मान लीजिए उसके फेवर में ऑर्डर हो गया है, एक्स पार्टी उसको मान लीजिए अंतरिम ऑर्डर मिल गया है बात जिसने मुकदमा दायर किया, तो वो चाहेगा कि फिर ऐसे एज इट इज पड़ा रहे। और कभी कभी होता है दूसरा पक्ष लिंगर करता है। तो इन सब स्थितियों के लिए कि न्यायालय किसी का बंधक न बन जाए, उसको ये शक्ति दी गई कि तमाम अलग अलग स्थितियां हैं जिन स्थितियों में वो एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। और इसके लिए
खासतौर से संहिता में आदेश ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 पूरी प्रक्रिया को जी तय करता है कि कौन कौन सी स्थितियां होंगी जब न्यायालय एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर सकता है। और अगर इसको हम थोड़ा सा भारतीय अपने संविधान से भी जोड़ दें तो वहां एक 226 अनुच्छेद 226 में भी इस बात को कहा गया है कि अगर किसी पक्षकार ने सपोज दैट वो अंतरिम आदेश स्थगन के रूप में या स्टे ऑर्डर इस तरह का कोई अंतरिम आदेश प्राप्त कर लेता है अपनी याचिका दायर करके और फिर वो उसको लिंगर करना चाहता है तो उसमें 226 में जो पार्ट 3 आर्टिकल के पार्ट 3 में बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा गया है कि अगर एक अंतरिम ऑर्डर पाने वाला व्यक्ति उस याचिका की कॉपी और पूरी पत्रा जो भी पूरा उसने दायर किया था उसका एक पूरा प्रति दूसरे पक्षकार को देता है और पाने के बाद दूसरा पक्षकार आता है और 15 दिन के अंदर अगर वो चीजें सुनवाई नहीं होती हैं तो 15 दिन के बाद कोर्ट अगर मेरिट के आधार पर नहीं सुना जाता तो स्वतः एक वो ऑर्डर जो है एक पक्षीय जो आदेश है वो निरस्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक पक्षीय आदेश पारित करने का कोर्ट को अधिकार है। उसका मात्र यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां हों जिसमें तत्काल आदेश अगर नहीं प्रभावी किया गया तो जो व्यक्ति आप अदालत में आया है उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन दूसरा इसका मिसयूज भी ना हो इसके लिए उसके उपचार भी हैं। चलिए इस मिसयूज के उपचार के बारे में भी हम आपसे विस्तार से समझेंगे। एक और दर्शक अलीगढ़ से मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है खान साहब, क्या परेशानी है? खान साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके सामने है, कोई विकल्प कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज का विषय टेलीविज़न स्क्रीन पर है, फोन लाइन भी लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। किस प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं सिविल कोर्ट में और ये कैसे तय होता है कि किस जज के पास कौन सा मामला भेजा जाएगा, इसका आधार क्या होता है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, जुडिक्शन का तय करना डिस्ट्रिक्ट जज पे डिपेंड करता है जी। डिस्ट्रिक्ट जज जो है जुडिक्शन को डिसाइड करके और किसको क्या देना है वो उस हिसाब से तय करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी चीज है कि जुडिक्शन का डिटर्मिनेशन अगर क्रिमिनल साइड है तो थाने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो पर्टिकुलर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एक उसका थाना होगा और एक कहीं दूसरा थाना दूसरे मजिस्ट्रेट के पास होगा। इसी तरीके से सिविल जुडिक्शन का भी एरिया होता है जी कि ये तहसील या ये एरिया इस जुडिशियल सिविल जुडिशन जो है वो इस फला सिविल जज के यहाँ होगा और ये तहसील या ये एरिया इनके यहाँ होगा। तो ये सब टोटल का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये फिक्स होता है और डिस्ट्रिक्ट जज के हिसाब से होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आके वो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ सीपीसी में प्रोविजन है एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए। प्रोविजन तो वहां सीपीसी में ऑर्डर 8 और ऑर्डर 9 में प्रोविजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से किए गए हैं कि वो कर सकते हैं। अगर डिफेंडेंट अपना काउंटर फाइल करने में आनाकानी करता है और जज को लगता है कि ये कहीं से लिंगरान कर रहे हैं तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर वहां पास कर सकता है जी। लेकिन अगर कहीं लगता है कि प्लेंटिव कहीं आनाकानी कर रहा है, प्लेंटिव ऑब्सेंट कर रहा है जी जी तो वो उस पर डिसमिस डिफॉल्ट कर सकते हैं। और तीसरी पोजीशन ये है कि कहीं अगर ये जज को लगे कि प्लेंटिव डिफेंडेंट मिलके भी अगर अब्सेंट कर रहे हैं तब भी वो डिसमिस डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो इनके अलग अलग रेस्टोरेशन के अलग अलग प्रोविजन है और अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, कई जजमेंट में बात आई है कि केस को
एक्स पार्टी डिसाइड करने से बचना चाहिए और केस का जो कानूनी जो चैनल है, जी। जो केस का एक लीगल चैनल है, उसके दरवाजे कभी क्लोज नहीं करने चाहिए, उसके हमेशा ओपन रहने चाहिए जी। और मेरिट पे ही केस डिसाइड हो, ऐसा प्रेफरेंस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिपीटडली कहा है। चल यानी कि जनरली ये होता है, न्याय की तरीके दिखाई भी देना चाहिए और यही वजह कि इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं। हाँ, न्याय दिखना चाहिए जी। एक और दर्शक न्याय हमारे दिखना साथ चाहिए। मधुसूदन जी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है मधुसूदन जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर ये सवाल है, मैंने एक जगह बेची थी तो उन्होंने मुझे बिना डेट के 2 चेक दिए थे जी। 4 लाख की। हाँ। अब वो बंदा मतलब उनको टाइम तो निकल गया उसका, जो मैं 3 महीने पेमेंट कर दूंगा आपको। मधुसूदन जी आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, एक बार अपना सवाल फिर दोहराएं। मतलब ये मैंने एक जगह बेची थी जी। अब तो आ रही सर? जी, सवाल कीजिए। हाँ, तो उन्होंने मुझे 2 चेक दिए थे बिना डेट के। जी। अब उनका टाइम पूरा हो गया तो उन चेक को डाल सकता हूँ? मतलब चेक की जो डेट दी गई थी उनका समय पूरा हो चुका है, आप वो चेक डालना चाहते हैं? उन्होंने जो चेक दिए थे बिना डेट के दिए थे, उन्होंने 4 महीने मुझे टाइम दिया था, 4 ठीक है। महीने निकल गए। ठीक है रमेश यादव जी, क्या सलाह देंगे? जी। इनका कहना है कि जो चेक उन्होंने दिया था और उसमें डेट नहीं डाला था, जी, तो डेट इनके ऊपर डिपेंड थी कि जब इनको विड्रॉ करना होगा, जब इनका आपस में तय रहा होगा, तो ये वो किसी भी समय जो तारीख तय है वो डेट डाल करके, अगर वो तारीख बीत गई है तो डेट डाल करके विड्रॉ करें। जी, इनका यही कहना है कि तकरीबन 4 महीने इस बात को हो चुका है और शायद जो तय मियाद थी वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उस चेक में कोई डेट नहीं है। तो क्या अगर इस चेक को ये लगाना चाहते हैं तो ये मुमकिन है, लगा सकते हैं? उसके मैं समझा नहीं, मतलब क्या उस अकाउंट, उनके अकाउंट में क्या पैसे नहीं हैं? नहीं सर, चेक दूसरे पक्ष की तरफ से जो जारी किया गया था, एक जमीन का ये पूरा मामला है। तो 25 लाख रुपए की शायद ये चेक बता रहे हैं कि वो चेक ये लगाना चाहते हैं, तो क्या लगा सकते हैं? क्योंकि उसमें कोई डेट, कोई मियाद, कोई तय नहीं है, कोई तारीख नहीं लिखी गई चेक में। हालांकि जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर शायद 3 महीने का वक्त था, लेकिन अब उसे 4 महीने का करीब वक्त हो गया है। बिल्कुल लगा सकते हैं। वो तो एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती कि ठीक है, इस तारीख को आप तारीख डाल करके लगा लीजिएगा। परीक्षा अनुसार कई बार ओरली भी तय हो जाता है ना कि हम इस महीने में पैसा डाल रहेगा उसमें, और जी। कोई भी तारीख 1 हफ्ते के अंदर हाँ ये विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कानूनी रूप से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब टाइम हो गया है। चले ठीक है, उम्मीद करते हैं मधुसूदन जी का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा, और जो उनकी परेशानी थी कि क्या वो चेक अगर ये डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक में तो कर सकते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए खुला हुआ है। मैं उस्मान सिद्दीकी साहब आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि सिविल कोर्ट की अगर ये प्रक्रिया ना होती तो किस तरह की मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता? नहीं, क्या प्रक्रिया ना होती सर? अगर ये सिविल कोर्ट की प्रक्रिया ना होती जहां पर लोग अपने इस तरह के मामलों को लेकर पहुंचते हैं, तो किस तरह की मुश्किलें लोगों के सामने होती? क्या जरूरत आई थी कि इस प्रक्रिया को लाया गया अमल में? नहीं, देखिए, सिविल जो सीपीसी है, एक्चुअली ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड है, और अगर इस कोड के तहत ही पूरा हमारा जो सिस्टम है वो उससे गवर्न होता है। जी, हमारा पूरा लीगल सिस्टम ही पूरा सिविल कोड से गवर्न होता है। हमारा जैसे कहीं कोई हमें ग्रीवेंस है, हमारा किसी प्लाट कब्जा कर लिया है, या हमारा रेंट है, हम किसी से खाली कराना चाह रहे हैं मकान, या हमने कोई रेंट पे लिया है, हमको कोई खाली टॉर्चर कर रहा है, खाली करा रहा है, तो हमारा कोई ग्रीवांस होगा तो हमको उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, और वो सिस्टम हमारे सीपी से ही प्रोवाइडेड है, और उसके तहत ही हमें चलना पड़ेगा। तो वो पूरा कोड है, कोड ऑफ लॉ है, और वो उस लॉ के तहत हमारे कोर्ट के सिस्टम में हमें चलना पड़ता है। तो वो एक हमारे लिए कि जैसे लाइफ का कोड होता है, हमारा लीगल सिस्टम का कोड है, एक हमारे लॉ का कोड है।
तो ये तो इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं। चले इसके बिल्कुल, बिना बहुत तो कोई बहुत शुक्रिया, सिस्टम ही नहीं बहुत गौर हो शुक्रिया आप सकता है। दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दरअसल जानकारी का अभाव होना एक बड़ी समस्या होती है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।